अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद साद अवैस। और आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो मैकेनिक्स का 4-2 वेरिएंट का समर 2022 का पेपर है। और इसका पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसके अंदर हमें पहले पार्ट में जो हमें कह रहे हैं कि दो बॉल्स हैं ए और बी, जिनमें से एक का मास जो है वो 5 kg है, एक का मास 3 kg है। और जो ए बॉल ए है वो 8.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बी की तरफ मूव कर रही है, और हमसे जो बी की वेलोसिटी डिमांड की गई है बेसिकली। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो यूज़ करते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जिसके अंदर हमें पता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था कि 5 kg मास की बॉल थी और 8.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, और वी बी की वेलोसिटी वो रेस्ट पर थी, तो वी बी की वेलोसिटी वैसे ही जीरो थी। और ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में हमें उन्होंने कहा है कि जो वी ए की जो वेलोसिटी है वो बेसिकली वी बी की वेलोसिटी के 1/4 है। तो उसको मैंने अप्लाई किया यहाँ पर, और यहाँ पर वी बी की फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई। और जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पर जो वी बी हमारे पास आई है, जो कि बी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है, वो 10 मीटर पर सेकंड आई है। और हमें जब हमें हमें क्वेश्चन में ही पता था कि जो वी ए की वेलोसिटी है वो वी बी की वेलोसिटी के 1/4 है। तो जब उसको सॉल्व किया तो वी ए की भी वेलोसिटी हमें पता लग गई, जो कि 2.5 मीटर्स पर सेकेंड है। ये पार्ट ए का आंसर था, वी बी की वेलोसिटी फाइंड करना। अब पार्ट बी में वो हमसे टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन पता होनी चाहिए और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन तो सिर्फ एक ही बॉल ए मूव कर रही थी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो मैंने 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर से का फॉर्मूला लगाकर जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड की है वो 180.625 जाउल्स आई है। और जो आफ्टर टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है वो उसमें अब आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल्स मूव कर रही हैं, ए बी और बी बी। और बी 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, और ए जो है वो 2.5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो जब ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन फाइंड की है वो 165.625 जाउल्स आई है। अब जब इनको हम माइनस करें तो फिर हमारे पास टोटल लॉस आता है बेसिकली। तो जो टोटल लॉस इसके अंदर आ रहा है वो 15 जाउल्स का आ रहा है। चैप्टर 2 में हमें एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, जिसके अंदर हमें एक कोप्लेनर फोर्सेस दी गई हैं कुछ, और कहा गया है कि इनकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएं। अब रिजल्टेंट फोर्स जाहिर है कोई भी फोर्स हो सकती है, इस डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, वो हमें नहीं पता, वही हमने फाइंड करना है, और उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फोर्स जिस तरह 20 न्यूटन का कोई कोई एक्स कंपोनेंट है, कोई वाई कंपोनेंट है, इसी तरह अगर रिजल्टेंट फोर्स है उसका भी कोई एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट होगा। तो मैंने रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट को अलग और वाई कंपोनेंट को अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। अब एक्स कंपोनेंट में मैंने ये इधर एक 20 न्यूटन की फोर्स राइट वर्ड्स लग रही थी, मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया। कुछ लेफ्ट साइड को भी पॉजिटिव लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम राइट साइड को ही पॉजिटिव लेते हैं, तो मैंने उसको पॉजिटिव लिया। अगर आप लेफ्ट साइड को पॉजिटिव लेते हो और राइट डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हो तो उससे भी आंसर में कोई फर्क नहीं आता। तो अब यहाँ पर जो है ये 20 न्यूटन की फोर्स यहाँ पर लग रही थी, तो इसके एक्स डायरेक्शन में 20 cos 60 माइनस 14 न्यूटन की फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही थी, यहाँ पर माइनस आ गया। इसी तरह 16 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड्स लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही थी, और उसका क्योंकि उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो ये 16 cos 50 ये भी लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इसके साथ मैंने माइनस लगा दिया। और तो जब इसको कैलकुलेट करता हूँ तो जो रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो -14.2846 न्यूटन आता है। इसी तरह वाई कंपोनेंट्स भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं। 60 न्यूटन की ऊपर फोर्स लग रही है, और ये डाउनवर्ड दो इसके कंपोनेंट्स हैं, उनको जब माइनस करेंगे जो रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट आएगा वो 30.42278 आएगा। अब रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया, और जो रिजल्टेंट फोर्स आई है वो 33.6 न्यूटन आई है, और ये इसका मैग्नीट्यूड। और और इसके बाद जो हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो हमें पता है कि tan इनवर्स y ओवर x फॉर्मूला यूज होता है हमेशा डायरेक्शन फाइंड करने के लिए रिजल्टेंट फोर्स की। तो यहाँ पर मैंने ऊपर y कंपोनेंट और नीचे x कंपोनेंट दिया। अब यहाँ पर जो थीटा आ रहा है वो -64.8 आ रहा है।
अब यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने tan अप्लाई किया, और tan जो है अब हमें यहाँ पर पता है कि x कंपोनेंट नेगेटिव है और y कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो सकता है कि x कंपोनेंट नेगेटिव होता है और y कंपोनेंट पॉजिटिव होता है, और सेकंड कंपोनेंट में tan नेगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास -64.8 आ रहा है। तो अब इसमें हम डायरेक्शन किसी भी तरीके से शो कर सकते हैं। अब थीटा को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट फोर्स की वो 64.8 अबव 14 न्यूटन है। ये जो 14 न्यूटन की फोर्स लग रही थी, ये ऐसे है कुछ रिजल्टेंट जो फोर्स की डायरेक्शन है। या फिर अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखें तो वो 180 -64.8 है, तो वो जब कैलकुलेट करते हैं तो वो 115 डिग्री आता है। तो इस तरह हम इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। ये दोनों आंसर। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके ए पार्ट में हमें वो कह रहे हैं कि एक पूरा एक सिनेरियो ऊपर डिस्क्राइब किया गया है, और उसके बाद जो है हमसे वो पूछ रहा है, हमें प्रूव करने को कह रहा है कि टेंशन जो है वो 16 न्यूटन हो और एक्सेलरेशन फाइंड करने का हमें कह रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसको इस पूरे जो सिनेरियो हमें दिया गया था कि ए जो है वो 2.5 मीटर्स अबव द प्लेन है, और बी जो है वो 2.1 मीटर्स अबव द प्लेन है, और जो बी है वो 1.5 अबव द प्लेन है, और ए का मास क्या है, बी का मास क्या है। उसके बाद मैंने इनकी फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाई है, जिसके अंदर सिर्फ ए जो पार्टिकल है या बॉल है उसको ड्रॉ करके उस पर जितनी भी फोर्सेस जो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रही हैं वो लिख दी हैं। जिसमें सबसे पहले इस ए का वेट है जो कि 24 न्यूटन है, और ऊपर की तरफ ये जो है ये टेंशन फोर्स लग रही है। और इसी तरह बी जो है, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, तो दोनों में टेंशन जो है वो सेम ही होगी, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस हो सकता है। जो टेंशन है बेसिकली वो सेम ही होगी। तो और ये बी है, बी पे वेट डाउनवर्ड्स लग रहा है 12 न्यूटन का, और अपवर्ड टेंशन लग रही है। अब मैंने न्यूटन सेकंड लॉ वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया है, जिसमें डोमिनेटिंग फोर्स मैंने जो है डब्ल्यू ए, क्योंकि ए का मास ज़्यादा है 2.4 kg है और बी का 1.2 है, तो जब इस सिस्टम को हम रिलीज़ करेंगे तो ए पार्टिकल नीचे मूव करेगा क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। तो मैंने इस वजह से यहाँ पर जो न्यूटन लॉ की जो फॉर्मूला लिखा है उसके अंदर मैंने डब्ल्यू ए माइनस टेंशन लिखा है। इसकी वजह ये थी कि जो वेट ऑफ ए था वो डोमिनेटिंग फोर्स थी, तो उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया। इसको नेगेटिव भी लिया जा सकता है, टेंशन को पॉजिटिव लिया जा सकता है, कुछ भी मतलब अगर इसको नेगेटिव और उसको पॉजिटिव लेते हैं और इन सब में वैल्यूज़ को नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मतलब अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होता है। तो ये क्योंकि वो डाउनवर्ड्स ये मूव कर रहा था, तो मैंने उसकी जो फोर्स बेसिकली उसको डाउनवर्ड मूव करवा रही थी उसको पॉजिटिव लेकर टेंशन नेगेटिव इक्वल टू एम ए। इसी तरह अब यहाँ पर बी के केस में टेंशन जो थी वो डोमिनेटिंग फोर्स थी, क्योंकि टेंशन बेसिकली बी को ऊपर मूव करवा रही थी। तो टी माइनस डब्ल्यू बी इक्वल टू एम बी ए। तो जब इसको मैंने यहाँ पर वैल्यूज प्लग इन किए हैं, यहाँ पर जो ए का वेट था वो 24 था, और टेंशन उसी तरह क्योंकि हमें पता नहीं है, और 2.4 ए का मास था। इसी तरह बी के लिए जो जब इसको सॉल्व किया, इसको यहाँ पर अगर इनको दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें तो ये टी कैंसिल आउट हो जाते हैं, और ये सॉल्व करके जो इक्वेशन का आंसर आता है वो एक्सेलरेशन 10/3 आती है। अब जब ये एक्सेलरेशन आ जाती है तो किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम एक्सेलरेशन को पुट करें तो हमारे पास टेंशन भी आ जाती है। अब उन्होंने हमें प्रूव करने को कहा था कि टेंशन जो है वो 16 न्यूटन प्रूव करनी थी, हमें शो करनी थी। तो अगर टेंशन हमारे पास 16 न्यूटन आ गया तो इसका यही मतलब है कि एक्सेलरेशन भी जो हमारी आई है वो सही आई है, उसी की वजह से हमारी जो टेंशन है वो 16 न्यूटन आ रही है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी में वो हमें एक तो हमारा पहला पार्ट था उसमें हमें पता था कि ए जो है वो डाउनवर्ड्स मूव कर रहा था, बी अपवर्ड्स मूव कर रहा था। अब हमें यहाँ पर फाइंड करने को कहा गया ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ बी अबव द प्लेन। तो बी की जो इनिशियल पोजीशन थी वो वैसे ही 1.5 अबव द प्लेन थी। अब ए नीचे मूव किया, बी ऊपर मूव किया, तो ए की जो डिस्टेंस था प्लेन से वो 2.1 मीटर्स था, तो 2.1 मीटर्स बी ऊपर मूव किया। ये पहला स्टेज था जो पार्ट ए में हमने डिस्कस किया था। और अब एक स्टेज 2 भी है कि जब बी ऊपर मूव करे और ए ग्राउंड को हिट कर गया, उस टाइम बी की कोई इनिशियल वेलोसिटी तो होगी ना जिससे वो ऊपर मूव कर रहा है। तो बेसिकली उस वेलोसिटी को जीरो करने के लिए बी को थोड़ा सा और ऊपर मूव करना पड़ेगा।
तो जो वो बी और ऊपर मूव करेगा वो भी एक ऐसा डिस्टेंस होगा जिसको हम ऐड करेंगे, इन जो दो डिस्टेंसेस हैं इनमें ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास जो है ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ बी आएगी। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर पिछले पार्ट से हमें पता था कि एक्सेलरेशन 10/3 है, और हमें ये भी पता था कि वो रिलीज किया गया था इसको, तो इस वजह से इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी। अब फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, जो कि बेसिकली स्टेज 1 की फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन जब स्टेज 2 है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो, ये हमने फाइंड करना है। और हमें डिस्टेंस पता है 2.1 मीटर्स मूव किया था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपल v² - u² = 2as फॉर्मूला लगाया है, और v जो हमारे पास आ रहा है स्टेज 1 की फाइनल वेलोसिटी b की, जब a नीचे ग्राउंड को हिट करके b कहीं यहाँ पर था, तो यहाँ पर जो b की वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से b ऊपर मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी बेसिकली √14 आ रही है। v² - u² = 2as फॉर्मूला लगाइए, ये एक्सेलरेशन है, ये s है, ये फॉर्मूला है पूरा। अब हमें पता है, अब स्टेज 2 पर आते हैं, जो कि ये इस पॉइंट पर जब ए ग्राउंड को हिट कर गया और बी अभी भी मूव कर रहा है थोड़ा सा ऊपर, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी हमारी 14 है। जो फाइनल वेलोसिटी है, जाहिर है वो एक ग्रेटेस्ट हाइट उसने अचीव कर लिया, उसके बाद उसने यूँ नीचे आना है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर ये ज़ीरो होगी, तो वो हमने ज़ीरो कर लिया। डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, और जब ए ग्राउंड को हिट किया टेंशन ज़ीरो हो गई है, तो टेंशन ज़ीरो हुई है तो ये बी जो है वो फ्री फॉल में आ गया, तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है। दोबारा से v² - u² = 2s फॉर्मूला लगाया है, जो v है वो 0 है, u² जो है हमारे पास 14 बन जाता है, √14 है वो 14 बन जाता है, इक्वल टू 2 × -10 × s। s बेसिकली हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो s हमारे पास 0.7 आता है, ये स्टेज 2 का डिस्टेंस है। अब ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ b अबव द प्लेन क्या हो सकती है कि एक तो 1.5 जो था वो उसका इनिशियल डिस्टेंस था अबव द प्लेन, उसके बाद 2.1 a जो डाउनवर्ड्स मूव किया वो, और जो 0.7 है वो उस टाइम पे था जब टेंशन ज़ीरो हो गई थी और b की कोई इनिशियल वेलोसिटी थी जिसको उसको ज़ीरो करना था। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 4.3 मीटर्स आंसर आता है, ये ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ बी अबव द प्लेन है। तो नंबर 4 में वो हमसे हमें एक पूरा सिनेरियो डिस्क्राइब किया गया, और उससे हमें कहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और जब ए पॉइंट ओ को पास करता है तो उसकी वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड होती है, और ये कांस्टेंट स्पीड है। और इसी तरह जब बी 4 सेकंड्स के बाद पॉइंट ओ को पास करता है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर्स पर सेकंड है, और जो उसकी एक्सेलरेशन है वो -2 मीटर पर सेकंड है, या जो डीसेलरेशन है वो 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पर जो हमसे डिमांड की गई है वो है कि हमने टी के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और बी की एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। तो हम पहले तो इनिशियली जो हमें चीज़ें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। मतलब ए के केस में तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो 8 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, और उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, ठीक है। और जो टाइम है वो बेसिकली, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर टी जो है ए की वेलोसिटी, ए के टाइम को टी ले सकता हूँ, और जो बी का टाइम है वो t-4 ले सकता हूँ, या फिर मैं बी के टाइम को कोई भी टी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ए में जो है 4 ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ए जो है वो बी से 4 सेकंड पहले ये इस पॉइंट को पास किया था, तो ये मैंने यहाँ पर टी ए की जगह पे 4 + t लिख दिया, ठीक है। अब जो है एक हमें डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला हमें पता है s = ut + ½ at², उसमें ये सारी वैल्यूज़ को प्लग इन करें तो एस ए जो हमारे पास आता है वो 32 + at आता है। ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए है की एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ टी। इसी तरह बी में हमें पता है कि जब वो पॉइंट ओ को पास करता है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड होती है, और जो उसकी डीसेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और अभी मैंने बताया कि मैंने टी बी जो है टी बी का टाइम जिस वेरिएबल में स्टोर किया उसको मैंने टी कह दिया, और उसी तरह ए जो है उसमें 4 ऐड कर दिया, क्योंकि वो 4 सेकंड पहले मतलब ए जो है उस पॉइंट को पास किया था। अब वही s = ut + ½ at² फॉर्मूला लगाकर जो b की डिस्प्लेसमेंट आई है इन टर्म्स ऑफ t, जो एक्सप्रेशन आई है वो ये एक्सप्रेशन है 20t - t²। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के पार्ट बी में हमें सिंपली उसने कहा है कि हमें टाइम की ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है जिस पर ए की डिस्प्लेसमेंट और b की डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ओ से सेम हो। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ओ से ये सेम हो ए और बी की, तो बेसिकली हमें दोनों की डिस्प्लेसमेंट फंक्शंस तो हमारे पास हैं,
जो कि ये जो एस ए और एस बी ए ये बेसिकली ओ पॉइंट से उनकी डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम इनको इक्वल कर दें तो हमारे पास एक टी की फॉर्म में इक्वेशन बन जाती है, जिसको हम अगर सॉल्व करें जिसको अगर हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो हमारे पास टी की दो वैल्यूज आती हैं, 4 सेकेंड और 8 सेकेंड। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सी में हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स फाइंड करने का कहा गया है दोनों के। तो हमें पार्टिकल ए का तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बहुत इजी है, मतलब हमें पता लग रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो मतलब 32 इसका वाई इंटरसेप्ट है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो 32 से पास कर रही होगी, एक हिस्सा ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये तो बहुत सिंपल था। अब पार्टिकल बी की जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसके लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली कि जो पार्टिकल बी है उसकी इक्वेशन क्या है। सबसे पहले वो टी स्क्वायर वाली इक्वेशन है, उसके साथ टी स्क्वायर के साथ माइनस लग रहा है, तो हमें पता है कि ये एक पैराबोला बनेगा और माइनस जो है वो टी स्क्वायर के साथ है तो एक इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा। इतना यहाँ से इक्वेशन देख के ही अंदाजा हो रहा है। उसके बाद अगर इसको हम जीरो को इक्वल पुट करें तो हमें वो पॉइंट्स पता लग जाएंगे, टाइम की वो वैल्यूज पता लग जाएंगी जहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो रही है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब है कि ओ पॉइंट से शुरू हुआ, ओ पॉइंट पर ही वापस आ गया बी, और वो किस टाइम पर मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ से वापस आया। तो ये जो है इसको जीरो इक्वल पुट करके आए हैं, तो ये हमारे पास जो टाइम है वो 0 और 20 सेकेंड्स आ गया। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी जीरो हुई है और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जीरो हुई है और बेसिकली पार्टिकल बी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, वो वापस पॉइंट ओ की तरफ मूव करना शुरू हुआ है। तो ये फाइंड करने के लिए मैंने जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लिया है, जो कि हमारे पास 20 - 2t आया और इसको इक्वल टू जीरो पुट किया, तो हमें पता लग गया कि जो t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे बेसिकली वो ये डायरेक्शन चेंज हुई है। अब टाइम हमारे पास आ गया, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी है, तो हम लोग अगर इस टाइम को 10 सेकंड्स को इस डिस्टेंस वाले इस डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूला में पुट करें तो हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट भी आ जाती है जस्ट ओ से कितने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर जो डायरेक्शन चेंज हुई थी वो किस डिस्टेंस पर हुई थी। तो बेसिकली अगर टी इक्वल टू 10 इस पर पुट करें तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आती है वो हमारे पास 100 मीटर्स आती है। तो यहाँ से ये जितनी भी एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमारे पास आ गई। तो अब हमें पता था कि 0 से लेकर 20 तक मतलब 0 एक दफ़ा 0 पर है जब उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है टी इक्वल टू 0 पे, और एक दफ़ा 20 पर है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। और जहाँ पर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो भी हमें अंदाज़ा हो गया कि वो 10 सेकेंड्स पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और यहाँ पर हमें यहाँ से कुछ इसकी इंटरसेक्शंस भी करनी थी जो कि थी 4 और 8 पर, जो हमें पहले ही पता था कि 4 और 8 ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पर ए और बी जो है उनका ओ पॉइंट से सेम डिस्टेंस था। तो ये 4 सेकेंड्स पर एक इंटरसेक्शन हुई है, मतलब यहाँ पर उनका ओ पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, और एक ये 8 सेकेंड्स पर उनकी पॉइंट ओ से जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है।